हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द ग्रास रूट एकेडमी। मैं शैलेश। आज आपको पढ़ाऊंगा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इसके पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं इन्वायरमेंट के बारे में और इन्वायरमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि न्यूज में रहते हैं और उस पर लगातार क्वेश्चन बनता है, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में इकोलॉजी और इकोसिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे और पीवाईक्यू के साथ देखेंगे कि क्यों ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इकोलॉजी है क्या, इको मतलब परिस्थितिकी है क्या। तो परिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण, मतलब हम लोग जो जहां रहते हैं और हमारे पर्यावरण। पर्यावरण में क्या आता है? जैविक। जैविक क्या बोलते हैं हम लोग? बायोटिक। और अजैविक को बोलते हैं एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक मतलब इसमें ये लिविंग होते हैं और ये नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, के बीच अंतः क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब परिस्थितिकी जीवों के और उनके पर्यावरण, मतलब हम लोग जहां रहते हैं हमारे आसपास जो भी पर्यावरण है, चाहे वो सनलाइट है, चाहे कोई डॉग है, चाहे कोई एनिमल है, उनके बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, वही होता है परिस्थितिकी या इकोलॉजी। तो सिंपल सा, जीवों और उनके पर्यावरण। जीवों और उनके पर्यावरण, पर्यावरण में क्या? जैविक और अजैविक घटक, ठीक है, के बीच की अंतःक्रिया को वैज्ञानिक अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही कहलाता है परिस्थितिकी। तो यह जीवों के वितरण, प्रचुरता और एक दूसरे तथा उनके भौतिक परिवेश के साथ साथ संबंधों से संबंधित है। किससे? जीवों के वितरण, प्रचुरता और एक दूसरे तथा उनके भौतिक परिवेश के साथ संबंधों से संबंधित है। सिंपल सा पूछेगा इकोसिस्टम के बारे में कि अगर पूछेगा क्या है, तो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच बायोटिक और अबायोटिक बीच के बीच, पर्यावरण में क्या आता है? बायोटिक और अबायोटिक के बीच का जो रिलेशन होता है, जो अंत क्रियाओं जो होता है, अंत जो उनके बीच की जो एक्टिविटीज होती है, जो रिलेशन होता है, वही होता है अपना इकोलॉजी या परिस्थितिकी। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी नॉर्मल डिफिनेशन पूछ लेगा, या फिर इसके बारे में एक दो टर्म क्या पूछ लेगा कि टर्म किसने दिया था। ठीक है, और जो मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी टर्म किसने दिया था। देखिए, यूपी यूपी का एक खास बात क्या है ना, कि ये साइंटिस्ट पे और टर्मिनोलॉजी पे बहुत फोकस करते हैं। किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये टर्म किसने दिया था, ये कब दिया था, इन चीजों पे बहुत फोकस करते हैं। तो अपन इन्हीं चीज को फोकस करके स्लाइड और ये वीडियो बनाई है। तो देखिए, अर्नेस्ट हेकल परिस्थितिकी को पहली बार विस्तार से परिभाषित करने और अध्ययन करने का श्रेय इन्हें दिया था। तो जब पूछेंगे फादर ऑफ इकोलॉजी, तो अर्नेस्ट हैकल, फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल। वहीं यूजिन ओडम को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न इकोलॉजी में क्या होता है? परिस्थितिकी को, मतलब इकोलॉजी को प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा नए फॉर्म में बताया गया। अब बात करते हैं वर्गीकरण पदानुक्रम की, मतलब टेक्सोनोमिक हायरार्की की। ठीक है, कि किसी इकोलॉजी में, किसी परिस्थितिकी में कैसे चीजें डिवाइड होती हैं, जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, उसका टेक्सोनोमिक हायरार्की कैसा होता है। तो अगर आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा या डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th की एनसीईआरटी का, तो आपको ये चीज थोड़ा याद होगी कि सबसे ऊपर क्या होता है? किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मतलब हम लोग क्या है कि स्पीसीज है। तो कभी कभी ना ये सीधा टेक्सोनॉमिकल, मतलब स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, यही अरेंज करने को दे देता है। तो याद रखिएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे हम लोग एक स्पीसीज है, होमो सैपियंस। ठीक है, तो आप समझिए स्पीसीज क्या है? होमो सैपियंस। और अब आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वैसे जो जनरल कैरेक्टर होगा वो बढ़ता जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। मतलब अब हम स्पीसीज है होमो सैपियंस, जब हम एनिमलिया, जो हमारा किंगडम, इसकी तरफ पढ़ेंगे तो जनरल कैरेक्टर बढ़ने लगेगा कि सेल के बने होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल वाल होता है और सेंसरी सिस्टम होता है, ये सब बढ़ने लगेगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होने लगेगा। मतलब कि हमारा हेड कैसा है, मेमोरी ग्लैंड है कि नहीं है, ठीक है, और शरीर पे बाल पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, वो स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया। स्पेसिफिक कैरेक्टर स्पीसीज लेवल पे जब जाएंगे तो ये कम होता जाता है, लेकिन जनरल कैरेक्टर जब स्पीसीज से किंगडम जाएंगे तो बढ़ने लगता है। जनरल कैरेक्टर है, ठीक है। स्पेसिफिक कैरेक्टर, देखिए ऊपर जाएंगे तो जनरल कैरेक्टर बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब किसी स्पीसीज का सेम होगा।
ठीक है, अब समझ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो देख लेते हैं एक बार एग्जांपल से, हम लोग होमो सेपियंस है तो हमारा किंगडम एनिमलिया है, मतलब ऑर्गेनिज्म एबल टू मूव ऑन, एनिमलिया। कॉर्डेट में आते हैं एनिमल विद बैकबोन। फिर मैमल्स में आते हैं कॉर्डेट विद फर एंड हेयर एंड मिल्क ग्लैंड। प्राइमेट्स की बात करते हैं मैमल्स विद कॉलर बोन एंड ग्रास्पिंग फिंगर। फिर हम उसमें जो फैमिली होती है हमारी होमोनिड की, प्राइमेट विद रिलेटिवली फ्लैट फेसेस एंड थ्री डायमेंशनल विजन। फिर होमो में आते हैं तो होमोनिड विद अपराइट पर्सन एंड लार्ज ब्रेन। फिर सेपियंस की बात करते हैं होमो सेपियंस मेंबर ऑफ जीनस होमो विद हाई फोरहेड एंड थिन स्कल बोन्स। ठीक है, तो वही है कि ऊपर जाएंगे तो जनरल कैरेक्टर बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, किसी स्पीसीज का। आगे देखते हैं, अब यही ऑर्डर है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, ऐसे करके याद कर ले सकते हैं। ठीक है, कि अपनी प्लेट साफ रखो वरना फैमिली बीमार हो जाएगी। अब देखते हैं पारिस्थितिकी संगठन के स्तर, मतलब इकोलॉजिकल जो संगठन होते हैं जिसके स्तर पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, क्या क्या इकोलॉजी के क्या क्या लेवल है, ये देख लेते हैं। तो सबसे जो बेसिक होता है, जहां से शुरुआत होती है इकोलॉजी की, वो ऑर्गेनिज्म पे होता है। बोलते हैं ना, जैसे सेल होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, उसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी होती है। ठीक है, सेल जैसे किसी बॉडी को चलाने के लिए बनाने के लिए जरूरी है, वैसे एक ऑर्गेनिज्म किसी इकोसिस्टम को बनाने के लिए चलाने के लिए जरूरी है। तो ये डिफिनेशन देख लेंगे, डिफिनेशन से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है पर क्लियरिटी होना जरूरी मांगता है। तो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो व्यक्तिगत जीवित प्राणी। जनसंख्या की बात करें तो एक क्षेत्र में एक ही प्रजाति का समूह। याद करने वाली बात है कि एक क्षेत्र में एक ही प्रजाति का समूह, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के अंदर ही इंटरब्रीडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि वो सेम स्पीसीज के होते हैं। समुदाय की बात करूं तो एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की सभी आबादी, एक क्षेत्र में जितनी भी प्रजाति रहती है उनकी सभी जो आबादी होती है वो आती है समुदाय। लोग बोलते नहीं है कि इस कम्युनिटी के लोग हैं या इस कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, तो वो कई लोग होते हैं, कई समुदाय के लोग होते हैं। ठीक है, मतलब कई जनसंख्या के लोग होते हैं जो मिलकर समुदाय बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म बनाता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कई पॉपुलेशन मिलकर बनाता है समुदाय। बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, इकोसिस्टम की। तो जब समुदाय अजैविक वातावरण से, मतलब जब अबायोटिक वातावरण हो, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, इस सबसे और वाटर हो गया, से मिलते हैं तो और फिर स्ट्रक्चरल एक कार्यात्मक इकाई बनाते हैं, फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। बात करते हैं बायोम की। अब बायोम क्या होता है, जब समान जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र वाला बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, मतलब जहां पे क्लाइमेट सेम हो और इकोलॉजिकल सिस्टम बड़ा हो। मतलब जैसे रेगिस्तान हो गया, टुंड्रा हो गया जहां बर्फ जमी रहती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गया, वहां पे क्या है, क्लाइमेट सेम रहता है। क्लाइमेट क्या होता है, जो 20-25 साल का एवरेज वेदर होता है वही वहां का क्लाइमेट होता है। तो वहां अगर क्लाइमेट सेम हो गया तो इसका मतलब क्या है, क्लाइमेट सेम हो गया और फिर वहां का इकोलॉजी सेम हो गया, तो वो क्या बनाता है, वो बायोम बनाता है। जैवमंडल की बात करें, अगर बायोस्फीयर की बात करें तो पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, वो जो वैश्विक स्तर पर देखे जाते हैं वो होता है बायोस्फीयर। मतलब पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्र जितने भी हैं, जितने भी इकोलॉजिकल सिस्टम है अर्थ में, वो पूरा बायोस्फीयर बनाते हैं। अगला देखते हैं, ये बस एक डायग्रामेटिक है कि आप समझ पाए इकोलॉजिकल हायर के पारिस्थितिकी पदानुक्रम दृश्य। तो सबसे बेसिक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से बनता है, कई पॉपुलेशन से कम्युनिटी। फिर कम्युनिटीज में जब अबायोटिक फैक्टर ऐड होते हैं तो इकोसिस्टम। फिर इकोसिस्टम से जब लार्ज कोई बड़ा रीजन हो, सेम क्लाइमेट हो और इकोसिस्टम हो, तो बनता है बायोम। और फिर बायोम, ये अर्थ क्रस्ट जहां पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है वो होता है बायोस्फीयर। तो याद रखें, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। याद रखेगा, ये सीधा पूछ लेगा, बायोस्फीयर, बायोम, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जैविक संगठन के स्तर पर छोटे से बड़े में क्रम कई बार पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, लैंडस्केप, बायोम और जैवमंडल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। ठीक है, हम इकोलॉजी की बात किए, अब इकोसिस्टम भी देखते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है कि जैवमंडल की संरचनात्मक और कार्यात्मक। मतलब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम होता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोलॉजी। मतलब एक बायोस्फीयर में इकोसिस्टम क्या होता है कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। कोई जैवमंडल है, कोई बायोस्फीयर है, तो कोई इकोसिस्टम है। अब बेसिक में इकोसिस्टम टर्म इसलिए यूज करूंगा ना
कि इकोलॉजी टर्म इसलिए यूज करूंगा इकोसिस्टम कि वो आप जल्दी रिलेट कर पाओगे, लेकिन बायोस्फीयर क्या जयमंडल की जहां पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और उस लाइफ फॉर्म की, जैसे हम लोग पूरी बॉडी है, पूरे बॉडी की जो सबसे बेसिक इकाई है वो है सेल है, वैसे पूरे जयमंडल की, पूरे बायोस्फीयर की जो सबसे बेसिक इकाई है वो है संरचनात्मक और कार्यात्मक, जिसको बोलते हैं अपन इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें जहां जहां जीवित मतलब जैविक ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्व चक्र के माध्यम से अजैविक घटकों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। मतलब डिफरेंस आप समझो, इस चीज का डिफरेंस समझो पहले, कि जैवमंडल की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है क्या? इकोसिस्टम। ठीक, जहां जीवित मतलब बायोटिक, बायोटिक ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्व मतलब एनर्जी और न्यूट्रिएंट की साइकिल के साथ, ठीक है, के माध्यम से निर्जीव अबायोटिक के साथ रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, और अंतःक्रिया करते हैं, वही रिलेशन बनाते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, उनको कहते हैं इकोसिस्टम। याद करिएगा, बायोटिक एनर्जी और न्यूट्रिएंट साइकिल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं अबायोटिक के साथ। ठीक है, किसके माध्यम से? एनर्जी और न्यूट्रिएंट साइकिल के माध्यम से, तो वो होता है इकोसिस्टम। ये शब्द याद रखिएगा। शब्द अगर बेसिक क्लियर है ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको टेंशन ही नहीं होगी। क्लियर है मतलब क्लियर है, क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए इतना जोर दे रहा हूं। अब यूपीपीसीएस का फेवरेट क्या मैं बताया हूं, साइंटिस्ट बहुत पसंद है पीसीएस को। तो शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? एजी टेंसले द्वारा। कब? 1935 में। एक बार इकोसिस्टम का देख लेते हैं कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम, पहला एबायोटिक, दूसरा अबायोटिक। अबायोटिक में भी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर बोले तो जो प्लांट होता है, प्लांट क्या करता है? सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। और कंज्यूमर होता है प्राइमरी या हार्बियोर होते हैं। प्राइमरी मतलब जो सीधा प्लांट पे फीड करे, वो प्राइमरी होते हैं। ठीक, और जो प्राइमरी पे फूड करे, इस पे समझ लीजिए सेकेंडरी हो गए। ठीक है, और टर्सरी टॉप लेवल या टर्सरी सेकेंडरी कार्निवोर बोला जाता है। अब एक होते हैं डिकम्पोजर, जो क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग को, डेड एंड डिकेयर का काम करते हैं, जैसे फंगी और कुछ बैक्टीरिया आगे डिटेल में देखते हैं। अब बात करते हैं जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर। अभी जो ये स्लाइड में देखे थे ना कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होता है, उसी को अपन डिटेल में देख लेते हैं। बात करते हैं प्रोड्यूसर या उत्पादक की। तो प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप होता है। ऑटोट्रॉप मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो उत्पादक या स्वपोषी ये प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप। ठीक है, हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, जिनमें भी क्लोरोफिल होता है, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, या सनलाइट का यूज करके, प्रकाश की सनलाइट का यूज करके CO2 और वाटर को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसके थ्रू एनर्जी बनाते हैं। और उन्हीं से ये, इसीलिए इनको उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ हरे पौधे ही ऐसे हैं जो सनलाइट को कैप्चर करके एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं उपभोक्ता की, या परजीवी, या हेटेरोट्रॉप, या कंज्यूमर। मतलब ये डिपेंड होते हैं दूसरे पे, किस पे? उत्पादक पे। शाकाहारी प्राथमिक होते हैं, मतलब कोई कंज्यूमर है, मान लीजिए कोई सिर्फ हरी साग सब्जियां ही खा रहा है, तो उसको बोलते हैं शाकाहारी। लेकिन अगर वो साथ साथ मांस भी ग्रहण करता है, तो मांस द्वितीयक या तृतीयक सर्वाहारी में आता है। ठीक है, मांस का मतलब क्या होगा कि अगर वो किसी का मांस खा रहा है, तो मतलब वो जिस व्यक्ति का मांस खा रहा है, जिस व्यक्ति या मतलब जिस जानवर, जो भी XYZ जीव जो खा रहा है, वो कोई ना कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर ही खा रहा होगा, तो इसलिए द्वितीयक या तृतीयक सर्वाहारी कहते हैं। बात करते हैं डिकम्पोजर की। तो डिकम्पोजर की बात करते हैं तो इसमें बैक्टीरिया और कवक आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, मतलब कैनाबोलिज्म और एटाबोलिज्म। होता क्या है इसमें कि बड़े पार्टिकल को अपने कुछ लीचिंग या केमिकल छोड़ के उसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में डेड डिके धीरे धीरे घुल जाता है, तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा डिकम्पोजर का काम क्या है। आगे देखते हैं, बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट की। तो याद रखिएगा, अबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है? सूर्य का प्रकाश आता है, तापमान आता है, जल आता है, मिट्टी आता है, वायु आता है, खनिज आता है और जलवायु आता है। ठीक है, ये याद रख लीजिए। अबायोटिक में सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल, मिट्टी, वायु, खनिज और जलवायु होता है। अब एक बात करते हैं फूड चेन में, तो डिट्रियस फूड चेन की बात करते हैं। होता क्या है कि प्लांट रूट एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया या फंगी एक्ट करते हैं। ठीक है, और ये बर्ड इनको खाती है। मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं, ये प्लांट नोड्यूल में बैक्टीरिया और फंगी पाए जाते हैं।
इनको कौन खाता है? वर्म या मिलीपीड खाते हैं। इनको कौन खाता है? मोल या फिर वीविल खाते हैं, कीड़े खाते हैं, और उनको बर्ड खाते हैं, इसलिए इनको डिटियस फूड चेन कहा जाता है। आगे देखते हैं। हाँ, एक दिया होता है तो देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव को अपघटक जीव के रूप में जाना जाता है? तो कवक और बैक्टीरिया को। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था डिकम्पोजर क्या होता है, उसी की बात कर रहा था। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं के बारे में, मतलब कि इकोसिस्टम की क्या क्या विशेषताएं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ओपन होता है, मतलब खुली प्रणाली होता है। निरंतर ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ओपन होता है। ठीक है, कि ऊर्जा आ रहा है, किस चीज का साइकिलिंग हो रहा है, चाहे मिनरल का हो गया, एनर्जी का हो गया, तो निरंतर ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान। कार्यात्मक इकाई कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। ठीक है, जब मर्जी जैसे कार्यात्मक होता है। घटक की बात करें तो इसमें जैविक, जीवित और अजैविक निर्जीव कारक शामिल होते हैं, मतलब बायोटिक और अबायोटिक दोनों शामिल होते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण, संचलन और संचयन करने में सक्षम होता है। क्या रूपांतरण करता है, संचलन करता है और संचय करता है, क्या इकोसिस्टम में ऊर्जा का। बात करते हैं ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। एक दिशीय होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपको पता होगा, लॉ ऑफ एनर्जी पता होगा कि एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है। तो उसी में कहा गया कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय यूनिडायरेक्शनल होता है। यह सूर्य से उत्पादकों और फिर उपभोक्ताओं की ओर बढ़ता है। मतलब अगर सूरज से कैप्चर हुआ प्लांट, फिर प्लांट से एनिमल, फिर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ऐसे ही बढ़ता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ट्रॉपिक लेवल पर ऊर्जा कम हो जाती है। कितना? 10% कम हो जाती है। आगे देखते हैं। हाँ, ऊर्जा प्रवाह और 10% नियम, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में सीधा पूछा गया है, इसलिए देख लेते हैं। 10% नियम क्या होता है? इसको लिंडमैन ने दिया था, रेमन लिंडमैन ने। 10% नियम, यह नियम बताता है कि एक पोषण स्तर से केवल 10वां हिस्सा ऊर्जा अगले स्तर तक पहुंचती है, जबकि 90% एटमॉस्फेयर में ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे दिया होगा, मान लीजिए कि ए ट्रॉपिक लेवल है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और ये सनलाइट है। तो ये सनलाइट से भोजन बनाता है, मान लो ये 100 जूल बनाया। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा ये 10 जूल हो जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा ये 1 जूल हो जाएगा, मतलब 10% ही जाएगा, और बाकी जो 90% है वो एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगा। वही ये बताया गया है कि 100% एनर्जी आया, उसके बाद 10% यहाँ गया, 1% यहाँ गया, 0 वहां गया, फिर 0.0 यहाँ गया, बाकी एनर्जी एटमॉस्फेयर में लॉस्ट होगी। इसी को बोलते हैं 10% नियम। एनर्जी ऑलवेज फ्लो इन यूनि डायरेक्शनल, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। और एनर्जी का ग्राफ कभी भी उल्टा नहीं होता है, पिरामिड उल्टा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। अगला बात करते हैं। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम के टाइप। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ वो सिस्टम बनता है? तो सिंपल सा है, वो जल में बनेगा, वो स्थल पे बनेगा, और वो लोग खुद से बनाएंगे। तो जो टेरेस्ट्रियल है, जैसे वन, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, जैसे वन हो गया, घास का मैदान हो गया, रेगिस्तान हो गया, टुंड्रा हो गया और पर्वत हो गया। ठीक है, बात करते हैं एक्वेटिक की। तो एक्वेटिक में क्या, जैसे मीठा पानी हो गया, मीठा पानी का जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, नदी हो गया। समुद्री पानी जैसे समुद्र, जैसे महासागर और समुद्र। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार है? एक टेरेस्ट्रियल, ठीक है, स्थलीय, एक एक्वेटिक, और एक तीसरा कृत्रिम, जो हम लोग खुद बनाते हैं। जैसे कृषि जहां करते हैं, एक्वेरियम जो रखते हैं, धान का खेत हो गया, फसल भूमि हो गया, उसका इकोसिस्टम हम खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं मतलब हम ही जल देते हैं, हम ही खाद डालते हैं, हम ही उसमें निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, तो वो खुद बनाते हैं, कृत्रिम हो गया। वहीं पे बात करते हैं जलीय की, जो नेचुरल होता है, एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो घास के मैदान, रेगिस्तान और टुंड्रा पर्वत। ठीक है, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की। जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ऐसा फैक्ट के फॉर्म में रख दिया गया। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र तो महासागर है। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% है महासागर, और उसमें 97% जल है, पाया जाता है पृथ्वी का। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, सबसे बड़ा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो कृषि है। लैंटिक की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर जल, लैंटिक मतलब स्थिर, और लोटिक मतलब जो लौटता रहता है, बहता जल। लैंटिक मतलब तालाब, झीलें, दलदल, और लोटिक मतलब जो बहता रहता है, नदियां, धाराएं और झरना। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं समुद्री स्तरीकरण। इसमें देखते हैं इसका मेन, इस डायग्राम का बेसिक पर्पज ये क्या है कि सनलाइट का कैसे पेनिट्रेशन होता है। ये ओसेनिक जोन होता है, ये फोटिक जोन होता है, जहां तक सनलाइट आ सकते हैं। यहाँ पे हल्की सनलाइट आती है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, ये नेरेटिक जोन होता है, ये इंटरटाइडल जोन होता है, ये कॉन्टिनेंटल जोन होता है, ये बेंथिक जोन होता है, बेंथिक रिलम होता है। अब देख लेते हैं आगे इसकी डिफिनेशन। जो फोटिक जोन होता है, फोटिक जोन में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश के
जोन क्या होता है, वो 100 से लगभग 0 से 200 मीटर के बीच होता है, और सूर्य के प्रकाश वाली ऊपरी परत प्रकाश के संश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रकाश इसमें अधिक जैव विविधता में होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये फोटिक जोन होता है, यहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, इसलिए इसको फोटिक जोन बोलते हैं, फोटॉन्स फोटिक। ठीक है, ऐसे आप याद करेंगे। अगला देखते हैं, बात करते हैं डिस्फोटिक जोन। अब ये उसके नीचे का 200 मीटर से 1000 मीटर का जो रेंज होता है, जहां पे सनलाइट बहुत कम जाती है, ना के बराबर जाती है, वहां जो ऑर्गेन्स पाए जाते हैं उसमें बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब चमकने की प्रॉपर्टी होती है। देख लेते हैं, मंद प्रकाश, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। यहाँ के जानवरों को अक्सर बड़ी आंखें होती है और ये जैव दीप्ति होते हैं, मतलब बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं। अगला बात करते हैं एफोटिक। एफोटिक मतलब 1000 मीटर से ज्यादा, वहां पे बिल्कुल सनलाइट नहीं जाती है, निरंतर अंधकार रहता है। वहां का ऊर्जा का स्रोत है समुद्री बर्फ गिरने वाले कार्बनिक मलबे या थर्मल वेंट से। ठीक है, थर्मल वेंट से वहां होता है। बात करते हैं क्षैतिज क्षेत्र। तो तट से दूरी के आधार पर ये मापा जाता है क्षैतिज क्षेत्र। और इंटरटाइडल की बात करें तो एक ऐसा जोन जहां पे उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के निशान के बीच का क्षेत्र। ये देखिए, आप बात करेंगे इंटरटाइडल जोन, तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में इसका पानी घटता और बढ़ता है, इसलिए इंटरटाइडल जोन कहा गया है। इंटरटाइडल जोन मतलब उच्च ज्वार और मध्य ज्वार के बीच का जो इंटरकनेक्शन होता है, जो इंटरटाइडल जोन होता है, वही है। बात करते हैं नेटिक जोन। तो ऐसा जोन होता है जहां महाद्वीप शेल्फ या कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर उथला पानी बहुत सारे पोषक तत्वों के साथ बहुत सारे पोषक तत्वों के साथ आता है। मतलब ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे जब पानी आता है तो अपने साथ बहुत सारे पोषक तत्व लाता है, और ऐसी जगह पे फिशिंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। बात करते हैं ओशनिक जोन की। तो ऐसा जोन जहां महाद्वीपीय शेल्फ से परे गहरा खुला महासागर होता है। ठीक है, ओशियनिक की बात करें, ये देखिए, अब आप ये देखेंगे, ये पूरा अपना हो गया, पूरा डायग्राम दिखेगा, पेलेजिक क्या होता है, ओशियनिक क्या होता है। ये ओशियनिक हो गया, एपोटिक हो गया, एबॉटिक हो गया, वेशल हो गया, बेंथिक हो गया, कॉन्टिनेंटल, इंटरटाइडल और नेरेटिक। तो डायग्राम इसलिए बताता है ओशियनिक जोन, ये देखिए, ये पूरा ओशियनिक जोन होता है, ये पूरा ऊपर का ओशियनिक जोन होता है। उसका वही है कि महाद्वीपीय शेल्फ से परे विशाल गहरा खुला महासागर, मतलब पूरा ऊपर खुला हुआ है, वही होता है ओशियनिक जोन। अगला बात करते हैं, तो बात करते हैं आवास क्षेत्र और विस्तृत पेलेजिक उपक्षेत्र की। तो आवास क्षेत्र की बात करें, जल बनाम फर्श। आवास क्षेत्र की बात करें तो पेलेजिक मतलब ऐसा जोन जो संपूर्ण खुला हो, खुला जल स्तंभ। ठीक है, तो पूछा जाएगा पेलेजिक जोन संपूर्ण खुला जल स्तंभ। बेंथिक की बात करें तो ऐसा जोन जहां महासागर का सबसे निचला तल, बेंथिक नीचे निचला तल, यहाँ जीवों को बेंथोस कहा जाता है, कि बेंथिक ऑर्गेनिज्म जो महासागर के सबसे निचले तल में पाए थे उन्हें बेंथिक बोला जाता है, तो उसी को बेंथिक जोन कहते हैं। अब डेमर्सल जोन क्या होता है, कि बेंथिक तल के ठीक ऊपर के जल को डेमर्सल जोन कहा जाता है। आप इसमें देखिए, ये देखिए, यहाँ ये बेंथिक होता है, इसके ऊपर डेमर्सल होता है। ये देखिए बेंथिक नीलम है ना, ये नीचे वाला है, इसके ऊपर डेमर्सल होता है। तो वही बता रहा है कि बेंथिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। हाँ, अब जो एग्जाम में सीधा सीधा मिलाने को दे देता है, पूछ लेता है, वो 4 फैक्ट में देख लेते हैं। एक होता है एपिपेलेजिक, मतलब गहराई 0 से 200 मीटर, सूर्य के प्रकाश वाली सतह, जहां तक सनलाइट जहां चली जाती है और हम तैर पाते हैं। बात करते हैं मेसोपेलेजिक की। 200 से 1000 मीटर गौदिल क्षेत्र होती है, ट्विलाइट जोन होता है, डीप स्केटरिंग लेयर, मतलब हल्की हल्की सनलाइट जाती है। और बैथिपेलोजिक मतलब 1000 से 4000 मीटर मिडनाइट जोन होता है, औसत समुद्र की गहराई यहीं से शुरू होती है। एपिपेलेजिक जोन जहाँ पे 4000 से 6000 मीटर का जोन होता है, रसातल अबाइसल, अत्यधिक उच्च दबाव और जमा देने वाली ठंड यहीं पे होती है, नीचे जाते जाते। ठीक है, और हाइपोपेलेजिक जोन 6000 से मीटर के नीचे होता है, केवल गहरी समुद्र खाइयों जैसे कि मेरियाना ट्रंच में ये पाया जाता है, जो बहुत गहराई होगी वही पाया जाता है। तो ये क्या है, ये जोन है गहराई के हिसाब से इसको बांटा गया है। तो याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जाएंगे सनलाइट कम होती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता जाएगा, नीचे ठंड होती जाएगी, वो याद रखिएगा। ठीक है, मेन फैक्ट मैं आपको बता दिया। अब बात करते हैं समुद्री उत्पादकता और जैविक क्षेत्र के बारे में। तो समुद्री उत्पादकता, मेरीन प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो एक होता है अपवेलिंग जोन। अपवेलिंग जोन, अब आप समझिए, ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर पानी ऊपर आता है, उसी को अपवेलिंग जोन कहते हैं। जब नीचे का पानी ऊपर आता है तो अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट लाता है, तो बहुत सारी मछलियां भी लाता है, इसलिए बहुत अच्छा फिशिंग जोन हो जाता है। तो अपवेलिंग जोन ठंडा पोषक तत्व से भरपूर पानी ऊपर आता है, उच्चतम उत्पादकता प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन भी लाता है, साथ साथ में मछलियां मिलाता है, और वो मत्स्य क्षेत्र बन जाता है। लोग फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पर होता है फिशिंग के लिए वो। बात करते हैं ग्रेडियंट की। तो थर्मोक्लाइन की बात करें तो थर्मोक्लाइन मतलब तापमान के बारे में बात करेंगे, तो गहराई बढ़ने के साथ साथ पानी का तापमान तेजी से बढ़ता है। हाइपोक्लाइन हेलोक्लाइन की बात करें तो उसमें नमक की मात्रा होती है, वो तेजी से बदलती है। ठीक है, और पिक्नोक्लाइन की बात करें तो तापमान और लवणता परिवर्तन संबंधित परिणाम देखा जाता है। ठीक है।
ठीक है। ये थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन और पिक्नोक्लाइन, याद रखिएगा ये तीनों पूछा जाता है। पिक्नोक्लाइन में क्या होता है, तापमान और लवणता दोनों का जो परिवर्तन होता है उसका परिणाम दिखाता है पिक्नोक्लाइन में। अब बात करते हैं जैविक क्षेत्र की, ठीक है। तो नीस्टोन या प्लेस्टोन किसको बोलते हैं, जो सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। सम इंसेक्ट और स्पाइडर। प्लैंकटन किसे बोलते हैं, टू वीक टू स्विम अगेंस्ट करंट, एग्जिस्ट इन ड्रिफ्टिंग स्टेट्स। फाइटोप्लैंक्टन आर प्लांट एंड जूप्लैंक्टन और एनिमल। मतलब जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल होते हैं, ठीक है, वो तैर तो पाते नहीं, बहुत हल्के होते हैं, वो फ्लो के साथ रहते हैं, वो वेव्स के साथ रहते हैं। तो जो अब जो प्लांट होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन को बोला जाता है, और जो जीव होते हैं वो जूप्लैंक्टन बोला जाता है। बात करते हैं नेक्टॉन्स की, तो स्ट्रॉन्ग स्विमिंग एनिमल्स। जो नेक्टॉन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग स्विमिंग एनिमल होते हैं। बेंथोस की बात करें तो क्रीपिंग एंड बरोइंग ऑर्गेनिज्म ऑन सी फ्लोर। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की, फूड चेन और फूड वेब की बात करते हैं। शॉर्ट में देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया उतना ही देख रहे हैं। बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की, फूड चेन क्या होता है, तो जीवों का वह रैखिक अनुक्रम जिसके माध्यम से भोजन या ऊर्जा हस्तांतरित होती है। मतलब ए बी सी जो ऐसे ट्रांसफर हो रही है ना, एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल कर रही है, ये होता है फूड चेन। चैन मतलब ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इसमें फूड चैन में बताया गया। चैन मतलब 1 2 3 ऐसे क्रम से आगे बढ़ना। वही होता है जो ग्रेजिंग होती है, हरे पौधों से शुरू होती है, जैसे कि घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। डिट्रेस की बात करें तो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, जैसे कुछ मर गया, पत्तियां, फिर केचुआ, फिर मेढक, ठीक है। तो वो अपर्दन डिट्रेस वो मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, जैसे मृत पत्तियां है उसको केचुआ खाता है, केचुआ को मेढक खाता है। तो ये डिट्रेस फूड चेन है और ये ग्रेजिंग फूड चेन है। अब हम बात करते हैं खाद्य जाल की या फूड वेब की बात करते हैं। तो फूड वेब क्या होता है, परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं। अब जैसे कि मान लीजिए ये कोई फूड चेन है, ठीक है। ये ए बी सी, मान लीजिए प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है, ठीक है। अब कई सारी फूड चेन, मान लीजिए अलग फूड चेन है, ये अलग फूड चेन है, जब ये इंटरलिंक्ड हो जाएगी ये फूड चेन, तो वो फूड वेब बन जाएगी, मतलब खाद्य जाल बन जाएगी। जब बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी खाद्य जाल बन जाएगी, ठीक है। ये कुछ सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है, ठीक है। अधिक यथार्थवादी होता है, ऊर्जा प्रवाह के लिए स्थिरता और वैकल्पिक मार्ग का प्रदर्शन प्रभावित करता है। अब देखिए मान लीजिए फूड चेन में क्या है, ए बी सी कनेक्टेड है, फूड जाल में क्या है, नेटवर्क जैसा है। तो अगर बीच में कोई फूड चेन का एक चीज मिस भी हो गया ना, तो फूड वेब है वो कहीं और पहुंच, कोई और किसी की फूड श्रृंखला से अपना भोजन बना लेगा। तो अब ये बात कर रहा है कि ऊर्जा प्रवाह के लिए स्थिरता और वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। बात करते हैं खाद्य श्रृंखला बनाम खाद्य जाल की अंतर। देखिए यूपी पीसीएस वगैरह में काफी बार पूछा गया, वही मैं बता रहा था, देख लेते हैं। प्रकृति क्या होता है खाद्य श्रृंखला का, मतलब फूड चेन का तो जीवों का रैखिक अनुक्रम होता है, इसमें जीवों का परस्पर जुड़ा नेटवर्क होता है। वेब मार्ग की बात करें तो ऊर्जा प्रवाह का एकल मार्ग होता है, ऊर्जा प्रवाह के कई मार्ग होते हैं। अब वेब होगा, जटिलता की बात करें तो सरल संरचना होती है और एक जटिल संरचना होती है। स्थिरता की बात करें तो एक मार्ग पर निर्भरता के कारण स्थिर होता है, लेकिन वैकल्पिक मार्गों की स्थिरता कारण बहुत स्थिर होता है, ठीक है। बात करें व्यवधान की तो एक कड़ी टूटने पर आसानी से प्रभावित हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कई सारे फूड चेन जुड़े होते हैं, वेब बने होते हैं, तो बैकअप लिंक के कारण कम प्रभावित होते हैं। बात करें उदाहरण की तो घास, जैसे घास हो गया, घास को हिरण खाएगा, हिरण को बाघ खाएगा, तो ये फूड। इसकी बात करें तो घास हो गया, घास को हिरण खाएगा, हिरण को बाघ खाएगा, और घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी खाएगा। अब ये बाघ खरगोश भी खा सकता है, ठीक है। तो वही करता है कि जो फूड वेब होता है तो वो जो उनका जो जटिल संरचना के कारण जीवों का परस्पर नेटवर्क जुड़ा होता है, वही बात करता है। ये खाद्य जाल हो गया और ये खाद्य श्रृंखला हो गई। तो इस वीडियो में अपन ने पूरा देख लिया, इकोसिस्टम देखा, ठीक है, इकोलॉजी देखा, उसकी डिफिनेशन देखी, उसमें जो जो पहलू हैं जैसे फूड वेब देखा, और फूड चेन देखा, फूड वेब देखा, और डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखा। अगले के वीडियो में इसके आगे का कवर करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।